बढ़िया नहीं है जितनी प्रीवियस स्पीकर्स ने बोली है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मैम की एक छोटी सी कंस्पिरेसी थी, हम दोनों महिलाओं को लास्ट वो मौका देने वाले थे, तो हम दोनों, मैंने तो संघर्ष किया और मैम को बोला नहीं, ये नहीं, बात सही नहीं है, तुम हमारे खिलाफ भेदभाव कर रहे हो, हमें पहले बोलने दो। तो तब ये मौका मिला हम दोनों को बोलने के लिए। तो यहाँ भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है आपके खिलाफ। ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमारे महिलाओं के खिलाफ भी मिलती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी यहाँ पे मेजॉरिटी हमारी नहीं है, महिलाओं की मेजॉरिटी नहीं है पैनल पे, लेकिन हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ से ज़्यादा बुलंद है। सिर्फ 2-4 बातें आपसे कहने के लिए बहुत है, लेकिन समय कम है, इसीलिए थोड़ा सा मैं शरद यादव के बारे में एक छोटी सी बात याद आ गई, वही महिला के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी। 2015 में एक महिला के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। वो एक जज थी, उसने चीफ जस्टिस को कंप्लेंट दे दी और राष्ट्रपति को भी कंप्लेंट दी। उसके बाद 3 जजों की कमेटी बैठी, उसमें एक डी.वाई. चंद्रचूड़ भी थे, वो कमेटी के हेड थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, कह दिया कि हमें तो कोई सबूत नहीं मिला सेक्सुअल हैरेसमेंट का। उस समय मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि मैं इस महिला को कोर्ट में रिप्रेजेंट करती थी। सोचती रही अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। इतने में मिस्टर के.टी.एस. तुलसी ने कहा, मैं अपने ही मकान पे एक मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, वहाँ पे आपको जो बोलना है बोलो। इस मीटिंग में शरद यादव भी आए थे और मैंने अपनी बात सामने रख दी कि ऐसी बात हो रही है महिलाओं के खिलाफ, वो भी जज के खिलाफ। एक महिला जज के खिलाफ एक दूसरे पुरुष जज ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। मैंने सोचा अब न्याय के घर में अगर इतना अन्याय हो रहा है तो मेरे वकील बनने का फायदा क्या, इसलिए उदास हो गई थी मैं। तो मेरी बात सुन के शरद यादव ने मुझे ये कहा कि मैडम आपने जो मुद्दा उठाया है वो जैसे महात्मा गांधी ने एक चिम्मट नमक का इशू उठाया था, वो इसी तरह का इशू है। ये पूरे देश में ये बात फैलनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन पे अपना पहला सिग्नेचर डाला कि इस जज को इम्पीच करना चाहिए। तो ये भी जो मुद्दा है जो आप लोगों ने उठाया है, जो कोर्ट में एक्सीडेंटली उठ गया, वो भी एक चिम्मट नमक की तरह है, ये भी उसी तरह फैलेगा और फैल रहा है, देख रहे हैं आंखों के सामने। लेकिन ये एक अजीब बात है कि ये केस 2019 से चल रहा है कोर्ट में, किसी ने कुछ नहीं सोचा कि गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। इसी चीफ जस्टिस के नजराने में ये 2026 का रेगुलेशन आया है। उन्होंने मॉनिटर किया केस को, कितने साल हो गए, बार बार हम कोर्ट में जाते थे, हमने कहा इसमें ये गलती है, वो गलती है, इसको ये सुधारो, वो सुधारो, और आखिर में यूजीसी का ये 2026 रेगुलेशन आ गया। उस समय तो हम काफी खुश थे, हमने सोचा चीफ जस्टिस का अपना ही फैसला है कि आप रेगुलेशन लाओ, वो तो कभी इस रेगुलेशन को रद्द नहीं करेगा, हमने ऐसे सोचा था। हम जब कोर्ट में गए बहुत चर्चा हुई मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत दलित वकील हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं इस केस पे। उनके 2-4 नाम मैं आपके सामने बता दूंगी। एक है दिशा पाडेकर जो खुद एक पार्टी समाज की वकील है, और निहाल सिंह राठौर जिन्होंने पायल तड़वी का केस किया है, और वो खुद नोमैडिक ट्राइब से, फॉर्मर क्रिमिनल ट्राइब्स से आ रहे हैं और वो भी वकील है। उन सबका योगदान है इस केस में, मैं अकेली नहीं हूँ, बताना चाहती हूँ आपको। अब जब ये पिटीशन हमारे सामने आया तो मैंने उनको बोला फिक्र मत करो, इसी कोर्ट ने तो ये फैसला दिया है ना। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने अपना दिल खोल के बात की, उन्होंने जो आपने बताया है यहाँ के, उन्होंने क्या कहा, यही कहा कि इस देश में जाति पाति तो है ही नहीं, तो इस तरह का कानून क्यों लाए आप यूजीसी को।
गई, हैरान हो गई। मैंने सोचा मैं इस आदमी को कैसे समझाऊं कि इस देश में जातवादी है। और एक छोटा सा किस्सा जो मेरे साथ हुआ था कोर्ट के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा जो लेडीज का बार रूम है, वहां पे एक पानी का डिस्पेंसर है, और मैं तो अपना पानी, अपना काम अपने आप करती हूँ। मैं किसी को कहती नहीं हूँ कि मुझे पानी का एक ग्लास दो, लेकिन वहां पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो ऑर्डर करती हैं, एक गिलास पानी दे दो। इस तरह से बातें चलती हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने उस महिला को बोला, आप प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो। उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था, मैडम आप कैसे मेरे से एक गिलास पानी मांग रही हो? इस एसोसिएशन के कमरे में मेरे हाथ से कोई पानी पीता नहीं है। मैं चुप हो गई। उस समय मैं चुप हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ? ना उस महिला को मैं कुछ सुकून दे सकती हूँ, ना मैं उसको किसी को जाकर शिकायत कर सकती हूँ। उस समय तो चुप हो गई। लेकिन जब जरनैल सिंह का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, बाय द वे मैंने मंडल कन्वेंशन से लेके आज तक जितने भी रिजर्वेशन के केसेस हुए उसमें मैं शामिल थी। पूरी जर्नी जो आपने सुनाई, कितने अमेंडमेंट्स, कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं, रिजर्वेशंस एंड प्रमोशंस, उसके बाद सीनियरिटी, उसके बाद बैकलॉग, उसके बाद जरनैल सिंह, उसके बाद ये कहना कि SC ST को अपनी बैकवर्डनेस प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है। ये सब के केसेस में मैं शामिल थी, तो मुझे ये पूरी कहानी तो पता ही थी। दूसरी तरफ से तो हमारे बहुत वरिष्ठ वकील राजीव धवन के जैसे लोग हैं, और हमने तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी कोई और लिखता है, जजेस नहीं लिखते हैं। अब तो आसान रास्ता उनको मिल गया, AI से लिखवा देंगे, मामला खत्म। जजमेंट लिख के कोर्ट में बाहर आते हैं, हमें फैसला सुना देते हैं। हमारी अब वकीलों की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जब चीफ जस्टिस ने ये बात कही, ये मैंने जरनैल सिंह जब का केस जब चल रहा था, मैंने कोर्ट को बताया, आप क्या मुझे क्रीमीलेयर के बारे में बता रहे हो? क्रीमीलेयर क्या वो चीज होती है? मैं आपको बता रही हूँ, आपके इस छत के नीचे कास्टिज्म चल रही है, क्या आप करोगे इसके बारे में? तो ये सब कहने की बातें हैं। ये बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ये क्या रवैया चल रहा है, ये पॉलिटिकल गेम क्या है, आप जाते हो, हम जाते हैं। आपने बताया अंगूठा का सवाल है, अंगूठे का सवाल ही है जो चल रहा है, कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट के बाहर चल रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो UGC के रेगुलेशंस हैं वो IITs और IIMs को लागू नहीं होते हैं, और वहां पे जो सुसाइड रेट है बहुत हाई है, और उसमें जो SC ST के नंबर्स हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सी बात, किससे बात करें, किस को अपना अफसाना सुनाए? कोई सुनने वाला होता भी ना। ये हालत है सुप्रीम कोर्ट में, और चिल्ला के हमें अपनी दिल की बात उनके सामने रखनी पड़ती है। तो अब ये केस मार्च में रिलीज, अब ये केस मार्च में है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और ये भी मुझे बहुत अफसोस लगता है कि हमें कोर्ट को ये सिखाना पड़ेगा कि समझना का मतलब क्या है। इस केस में एक ही मुद्दा है और कुछ नहीं है। सवाल ये है कि समझना का मतलब है क्या? Should equals, should likes be treated as like, or will you give this advantage of reservation to SC ST and OBC? इक्वालिटी लाने के लिए आपको ये दोगे या नहीं दोगे, ये है सवाल। ये एक सरोगेट फाइट जिसको हम बोलेंगे, इट्स अ सरोगेट फाइट। उनका एम है रिजर्वेशंस को हटा देने का, क्योंकि जैसे आपने समझाया इन UGC रेगुलेशंस में है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है। और कहते हैं कि हमारा क्या, हमारी जो ग्रीवेंस है हम कहाँ जाएं, इसके लिए 2023 के रेगुलेशंस है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी इलिटरेसी है, ऑर्डर में
में लिखा है रैगिंग के बारे में क्यों नहीं कुछ किया? 2009 के रैगिंग रेगुलेशंस है। तो हम कहाँ जाएं, किसके सामने अपना केस रखें जब सुप्रीम कोर्ट कानून ही नहीं पढ़ते हैं? जो लोग कानून पढ़ते नहीं है उनको कानून हमें बहुत ही मुश्किल तरीके से समझाना पड़ता है कि ये है कानून। लेकिन ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई यही है कि उनको हम कैसे समझाएंगे इक्वालिटी का मतलब क्या है। तो हम स्कॉलरशिप वगैरह अमर्त्य सेन ने जो लिखा है वो उनको पढ़ाएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा वो उनको पढ़ाएंगे, उनके कोटेशंस उनको देंगे। लेकिन इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? उनका जो पॉलिटिकल रवैया है कुछ और है, उसके मन में जो बात है वो कोई और बात है। और मैं तो कहती हूँ आपको जो कहना है साफ कह दो ना, कह दो, फिर हम आपका जवाब दे सकेंगे। लेकिन ये जो आप पर्दे के पीछे काम करते रहते हो, इससे मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कानून हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन अब फैसला जब कानून के हिसाब से नहीं दे रहे हो तो हम क्या करें? आज आपने देखा होगा कोर्ट में जो एक बहुत हंसी आती है इस बात पे, हम करें क्या? एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है कि जुडिशरी में करप्शन है। हमारे चीफ जस्टिस को आ गया गुस्सा और कहने लगे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अब अपने केसेस देखो ना, कंप्लेंट्स देखो, ग्रीवेंस मैकेनिज्म 1600 कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन इन द जुडिशरी। ये उनका ऑफिशियल सवाल एक जवाब है पार्लियामेंट में। ये स्टैटिस्टिक्स हमने वहां से लिए हैं। और आपने जो 183% राइज इन ग्रीवेंसेस वो भी ऑफिशियल पार्लियामेंट्री सोर्सेस से लिए गए हैं, ये कोई हमने अपने नहीं बनाए। ये बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि समय कम है। और मैं हमेशा मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं है मेरे वकालत में जब मैं सुप्रीम कोर्ट में एक हाथ में हिंदुस्तान का संविधान लेके अंदर गई नहीं हूँ। जो भी मेरे आर्गुमेंट्स कोर्ट में हैं वहीं से आते हैं, कहीं ऊपर से आते नहीं है, कहीं मेरी स्पिरिचुअलिटी से आते नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हर दिन मैं हाथ में अंदर लेके जाती हूँ और जरूरत पड़े तो ऐसे उठा के कोर्ट को भी दिखाती हूँ, देख लो यहाँ पे दिखा। और मैं ये भी हमेशा मानती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ, अगर आज मैं वकील बन सकी, अगर आज मैं आप लोगों के साथ काम कर सकी, उसका एक ही कारण है डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए उन्होंने मुक्ति दी, क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा है there shall be no discrimination based on sex, caste, religion। उनका योगदान मेरे साथ भी है और इसी हिम्मत से हम आगे बढ़ के कोर्ट में आगे करेंगे। थैंक यू।